नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम MPITI TO कोपा के लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चनों की। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो आप इन क्वेश्चनों को देखकर जो है वो जो आपका कोपा का ट्रेड है उसी हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बनाए गए हैं। तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको प्रॉपर वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्लीन इज ए फंक्शन इन MS एक्सेल। जो क्लीन एक फंक्शन होता है MS एक्सेल में, वो क्या करता है, उसका काम क्या है? टेक्स्ट, लॉजिकल, फाइनेंशियल या लुकअप। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओके, तो क्लीन इज ए टेक्स्ट फंक्शन इन MS एक्सेल। तो एक क्लीन जो है वो टेक्स्ट फंक्शन होता है MS एक्सेल में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, द क्लीन फंक्शन इज बिल्ट इन फंक्शन इन MS एक्सेल, रिमूव नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। ठीक है, इसका काम क्या है? रिमूव नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर एंड लाइन ब्रेक फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन MS एक्सेल 2000 और एंड अवेलेबल इन ऑल वर्जन आफ्टर दैट। तो ये फंक्शन रहता है। और आपको पता हो तो MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला जब लगाते हैं तो वो किससे स्टार्ट होता है? इक्वल टू से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इक्वल टू क्लीन, और कोष्टक में यहाँ पर जो भी टेक्स्ट रहता है उसके यहाँ पर पुट करना रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि इसमें फॉर्मूला में हमें जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्लीन, तो ये कौन सी है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। तो हमारा फर्स्ट रो कौन सी होती है? ये वाली होती है फर्स्ट रो। ठीक है, और इसका फर्स्ट कॉलम, कॉलम को हम ए से डिनोट करते हैं, यानी अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। वहीं हम रो की बात कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 से डिनोट करते हैं। तो हमें यहाँ पर इसको क्लीन करना रहेगा हाई देयर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो ये आ भी गया है। तो क्लीन फंक्शन जो है वो टेक्स्ट पर काम करता है, ये टेक्स्ट का फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इन MS एक्सेल करेंट इज ए फंक्शन। तो ये किसका फंक्शन होता है? फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट या मैथमेटिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। फाइनेंशियल के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या करता है, जो एक्यूरेट इंटरेस्ट वगैरह होते हैं उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। खासकर आपको पता हो तो बैंकिंग सिस्टम में जो है वो इसका ज़्यादातर जो है वो यूज देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप सकते हो, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है एक्यूरेट इंट। ठीक है, और यहाँ पर B1 B2 B3, तो ये हमारा कौन सा है? देखिए B1 जो है बात की जाए तो ये वाला हमारी क्या हो जाएगी? कॉलम हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? रो हो जाएगी। तो B1 का ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका जो है यहाँ पर आ गया है। तो ये सब जो है वो फाइनेंशियल के लिए यूज किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पाई ऑप्शन इज अवेलेबल इन मेन्यू ऑफ MS एक्सेल। तो पाई जो है वो किस ऑप्शन के तहत हमें देखने को मिलता है MS एक्सेल में? डेटा, फॉर्मेट, व्यू या इंसर्ट में? इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंसर्ट। ओके, इंसर्ट टैब के अंदर जो है वो आप पाई देखते हो। पाई चार्ट दरअसल इसे कहा जाता है। आपको पाई चार्ट जो मिलता है, तो यहाँ पर सिर्फ पाई लिख दिया गया है, तो पाई हो गया। देखिए यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो आप देख रहे हो, जैसे कि आपने मैथ्स के फॉर्मूला, आपने डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपने पढ़ा होगा, तो पाई हमारा क्या होता है? इस तरीके से गोल सर्कल रहता है और इसके थ्रू हमें डाटा जो है वो दिया जाता है। मान लो 42%, ये 40, इस तरीके से जो है वो दिया जाता है। तो ये हमारा इंसर्ट टैब में जाने पर हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये वाला जो रहता है ये पाई रहता है। तो हम इंसर्ट ऑप्शन में, इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या रहते हैं? ये टैब रहते हैं। देन उसके बाद ये ग्रुप रहता है यहाँ पर, और उसके बाद जो है ये कमांड रहती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन MS पावर पॉइंट टू कंटेंट ऑप्शन इन अवेलेबल इन मेन्यू। MS पावर पॉइंट के किस मेन्यू में टू कंटेंट ऑप्शन उपलब्ध होता है? न्यू स्लाइड में, एनिमेशन में, व्यू में या डेटा में? देखिए, टू कंटेंट ऑप्शन होता क्या है? जब आप पावर पॉइंट
बात की जाए तो कोई स्लाइड बनाते हो और आपको दो कंटेंट जो है वो डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक तरफ ये हिंदी में लिखा हुआ है, एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये दो कंटेंट हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें किसके थ्रू देखने को मिलता है, न्यू स्लाइड में। जब आप न्यू स्लाइड में जाओगे तो वहाँ पर जो है वो बहुत सारे हमें ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से टू कंटेंट ऑप्शन भी रहता है। देखिए मैं आपको अगर मैं आपको पावर पॉइंट ओपन करके बताऊं तो जैसे कि चलिए यहाँ पर ये पावर पॉइंट पहले से ही ऑप्शन में है। अब यहाँ पर देखिए हमें किसमें, न्यू स्लाइड में। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये न्यू स्लाइड है और यहाँ पर देखिए टाइटल स्लाइड दिया हुआ है, टाइटल एंड कंटेंट दिया हुआ है, सेक्शन हेडर दिया हुआ है, टू कंटेंट दिया हुआ है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एम एस पावर पॉइंट के किस मेन्यू में टू कंटेंट ऑप्शन होता है। तो हमें ये किस में मिला है, न्यू टैब के अंतर्गत देखने को मिला है, या न्यू कमांड न्यू स्लाइड के अंदर जो है वो हमें देखने को मिला है टू कंटेंट। ठीक है, ऐसे ही आपसे ब्लैंक का पूछा जा सकता है, या टाइटल एंड कंटेंट का पूछा जा सकता है, सेक्शन हेडर का आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रख लेना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, न्यू स्लाइड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थिसरर ऑप्शन इज अवेलेबल इन मेन्यू ऑफ एम एस वर्ड। तो ये थिसरर जो रहता है इसको बोलते हैं, तो ये किस लिए यूज होता है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, इसको स्पेलिंग हो गया, ग्रामर हो गया, उसके करेक्शन के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ओके, और बात की जाए तो ये टैब जो रहता है, टैब का पूछा गया है हमें, है ना, ऑप्शन में कैसे रहता है, तो ये रिव्यू के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा रिव्यू। रिव्यू में ग्रुपिंग होता है। देखिए जैसे ही आप टैब में, रिव्यू टैब में जाओगे, रिव्यू टैब के बाद जो है वो ग्रुपिंग में जाओगे, तो वहाँ पर जो है वो यह ऑप्शन मिलता है। ठीक है, रिव्यू में जाने के प्रूफ में, और वहाँ पर जो है वो थ्रेशर ऑप्शन मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो शिफ्ट प्लस F7 होती है। F7 जो रहती है वो स्पेलिंग चेक वगैरह के लिए रहती है, लेकिन जो थ्रेशर के लिए रहती है वो शिफ्ट प्लस F7 जो है वो इसकी शॉर्टकट की रहती है। तो सिनोनिम्स वगैरह हो गए, ये सब जो है इसी के तहत देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रोटेशनल डिले टाइम इज ऑल्सो नोन एज। तो रोटेशनल डिले टाइम को और हम क्या कहते हैं, सीक टाइम बोलते हैं, या शिफ्ट टाइम, या लेटेंसी, या एक्सेस टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेटेंसी। ओके, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा लेटेंसी। नेक्स्ट, क्यूरी लैंग्वेज कम अंडर। कौन से जनरेशन के तहत हमें क्यूरी लैंग्वेज देखने को मिलती है, सेकंड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, या नन ऑफ दी। जब आपको पता हो कि आपके सिलेबस में जो है वो एसक्यूएल दी है, जो कि एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। तो एसक्यूएल भी लिखा मिल सकता है, या एसक्यूएल में क्यूएल में क्यूएल लिखा मिल सकता है। तो ये हमें किसके जनरेशन के तहत देखने को मिलती है, तो फोर्थ जनरेशन के तहत देखने को मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन, या फिर आपको डेटा क्यूरी लैंग्वेज भी मिल जाएगी लिखा हुआ, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। तो हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, जो कि फोर्थ जनरेशन के तहत हमें देखने को मिलती है। और एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, जो एसक्यूएल रहती है ये कौन सी रहती है लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज रहती है। ठीक है, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर एसक्यूएल आती है, लिप्स आती है, प्रोलॉग आती है। तो ये सभी के सभी जो है वो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज के तहत देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मल्टी थ्रेड कॉन्सेप्ट इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन। तो ये कौन सी जनरेशन के तहत हमें मल्टी थ्रेड जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है, या प्रारंभ हुआ था, पांचवी, तीसरी, फर्स्ट जनरेशन, या फोर्थ जनरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर डीएनएस इज। डीएनएस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हियरार्चिकल नेमिंग सिस्टम, या वर्टिकल नेमिंग सिस्टम, हॉरिजेंटल नेमिंग सिस्टम, या क्लाइंट सर्वर नेमिंग सिस्टम। तो डीएनएस को वैसे तो सभी को पता होगा, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं इसको, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, और यह जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हियरार्चिकल नेमिंग सिस्टम जो है वो तहत देखने को मिलता है। ओके, जैसे कि ये एक तरीके से फ़ोन बुक होता है हमारा, जो इंटरनेट हो गया, या व्यक्ति कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है, तो इसी के थ्रू जो है वो हमें, डीएनएस के थ्रू जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड हियरार्चिकल
नेमिंग सिस्टम जो है वो रहता है। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। डैश इज नॉट ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, HTML, XML, पोस्ट स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट, इनमें से कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है? देखिए, जब आप HTML पढ़ते हो तो आपको पता है यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, मैंने आपको बताया भी हुआ है, ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं HTML पे। आपको ITITO के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से जो है वो आप इसको HTML को पढ़ सकते हो अच्छे से, वहाँ पर मैंने टैग भी बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि स्क्रिप्टिव लैंग्वेज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। HTML के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 1991 में जो है वो यह है बनाई गई थी, लेकिन रिलीज कब हुई थी ये भी पूछ लिया जाता है। रिलीज अगर आपसे पूछा जाए तो 993 के तहत देखने को मिली थी। इसको इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था? तो टिम वर्नर ली के द्वारा जो है वो इसको इन्वेंट किया गया था। और इसमें जो है वो जो टैग्स यूज होते हैं वो एंगल ब्रैकेट के तहत देखने को मिलते हैं। एंगल ब्रैकेट, ओके, यानी ये वाला जो रहता है एंगल ब्रैकेट के तहत देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हेडर जो है वो कितने टाइप के होते हैं इसमें, तो H1 से लेकर नहीं H6 तक जो है वो हेडर रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हेडर जो रहता है वो H1 का रहता है और सबसे छोटा X का रहता है। लिंक करना है तो एक ए का यूज किया जाता है। ठीक है, पैराग्राफ हो गया तो P का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो एंगल भी जो टैग्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर IP एड्रेस इज करेंटली 4 बाइट, 16 बाइट, कोई सीमा नहीं है, नॉट असाइंड। देखिए, अगर IP एड्रेस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपने पढ़ा होगा IP एड्रेस 2 टाइप का होता है। IP एड्रेस में IPv4 होता है और IPv6 होता है कि नहीं होता है? क्योंकि आप ये वाला जो देखोगे IPv4 जो रहता है, IP4 जो रहता है वो रहता है 4 बाइट का, और IPv6 जो रहता है वो 16 बाइट का रहता है। अब इसमें से देखिए दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। पर आपको ये चीज़ें याद रख लेना, IP एड्रेस जो है वो IPv4 और IPv6 रहता है, जो कि 4 बाइट का IPv4 रहता है और 16 बाइट का जो रहता है वो IPv6 रहता है। ठीक है, जिसमें आपको क्लास भी देखने को मिलती हैं, ABCDE, ये क्लास रहती हैं IP एड्रेस की। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका थोड़ा ये क्वेश्चन डाउट है, क्योंकि ये दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं। तो बाकी आप इस क्वेश्चन से क्या समझते हो, आपके अनुसार क्या आंसर है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टैग इज यूज्ड HTML टू लिंक इट विथ अनदर URL। तो मैंने आपको अभी बताया था सेकंड लास्ट क्वेश्चन में कि कभी भी आपको लिंक करना होता है तो आप कौन से टैग का यूज करते हो। ठीक है, तो ये टैग ए होता है। ठीक है, एंगल ब्रैकेट में ए होता है, तो इसका यूज हम करते हैं। ये हेडर के लिए रहता है, ये अंडरलाइन के लिए रहता है। तो आपको याद रख लेना है ए ऑप्शन जो है वो लिंक इट विथ अनदर URL। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट इज व्यू। टोटल डाटाबेस कंटेंट का व्यू डैश व्यू होता है, तो ये कौन सा रहता है? कॉन्सेप्चुअल रहता है, इंटरनल रहता है या एक्सटर्नल रहता है, या बात की जाए फिजिकल रहता है? तो ये कॉन्सेप्चुअल रहता है। ओके, कॉन्सेप्चुअल इसका आंसर हो जाएगा। द कॉन्सेप्चुअल व्यू रिफर टू टोटल व्यू ऑफ कंटेंट अवेलेबल इन डेटाबेस। समझ गए? तो टोटल डेटाबेस का जो रहता है यह है, ये कॉन्सेप्चुअल व्यू रिफर के तहत जो है वो देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिलेशन मोड्स में कार्डिनलिटी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? अब ये आपको इसमें देखने को मिलेगा जो SQL है उसका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा जो है वो अच्छा है। नंबर ऑफ टपल्स को, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को, नंबर ऑफ टेबल्स को, या नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट को? तो इसका याद रख लेना है आपको नंबर ऑफ टपल। नंबर ऑफ टपल की जगह आपको नंबर ऑफ रो भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि टपल्स को ही हम रो कहते हैं या रो को ही टपल्स कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिलेशन डेटाबेस डेवलपर रिफर टू ए रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड जो है वो किसके तहत देखने को मिलता है हमें?
तो ये हमें रो के तहत देखने को मिलता है, रो। ठीक है, रो मतलब ये वाला, ये तो कॉलम हो जाएगा, ये रो हो जाएगा। तो ये रो को हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं, यानी आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। एंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रुप्स होती है, टेबल होती है, एट्रीब्यूट्स होती है, स्विच बोर्ड होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एट्रीब्यूट्स। ओके, एट्रीब्यूट्स जो रहती है वो एंटिटी की प्रॉपर्टी रहती है। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर टर्म्ड। यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग के ट्रांसलेटर को क्या कहा जाता है। असेंबलर कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, लिंकर कहते हैं, लोडर कहते हैं। देखिए, आपने तीन चीज़ें तो पढ़ी होंगी, असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। तो असेंबलर जो रहता है वो असेंबली भाषा को, या कहा जाए लो लेवल लैंग्वेज भाषा को, हम किस में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी लो लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, असेंबली। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो असेंबलर जो रहता है वो क्या करता है, जो हमारी कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो असेंबलर के थ्रू बाइनरी में कन्वर्ट करें, क्योंकि आपको पता है हमारा जो कंप्यूटर रहता है वो मशीनी भाषा को समझता है, सीधा समझता नहीं है। अगर आप ये स्पेलिंग लिखोगे तो ये नहीं समझेगा, 0 1 के फॉर्म में, यानी मशीनी भाषा में इसको कन्वर्ट करके तब जो है वो समझता है, और ये बहुत फास्ट जो है वो प्रोसेस होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बर्म टर्न बाई असेंबलर। कंपाइलर की बात की जाए, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो मैं यहाँ पर देखिए कंपाइलर लिख देता हूँ। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और कंपाइलर क्या करेगा, जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, पूरा प्रोग्राम एक साथ में ही जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर ये क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन करता है, करता ये भी काम है, लेकिन इसकी प्रोसेस जो है वो धीरे होती है। जैसे ये लाइन दो लिखी है, पहली लाइन को इसको कन्वर्ट करेगा, फिर इसको करेगा इंटरप्रेटर। लेकिन कंपाइलर क्या होता है, ये सभी को पूरे प्रोग्राम जो रहेगा उसको कन्वर्ट करेगा। तो ये लाइन बाई लाइन करता है, लाइन बाई लाइन। ठीक है, करता ये भी है हाई टू लो लेवल लैंग्वेज, मशीन की जगह लो लेवल लैंग्वेज भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप। विच ऑफ द फॉलोइंग लोडर इज एग्जीक्यूट व्हेन ए सिस्टम इज फर्स्ट टर्म ऑन और रीस्टार्ट। जब एक सिस्टम को स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं तो डैश लोडर एग्जीक्यूट होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। तो जब हम कोई सिस्टम को स्टार्ट करें या रीस्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, बूट लोडर होता है, कंपाइल एवं गो लोडर होता है, बूट स्टेप लोडर होता है, या रेडिटिंग लोडर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बूट स्टेप लोडर जो रहता है वो एग्जीक्यूट होता है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो जो बूट स्टेप लोडर जो रहता है, इसमें कंप्यूटर के जो वोलेटाइल मेमोरी जो रहती हैं, सॉरी नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी रहती हैं, जैसे कि ईपी रोम हो गया, रोम हो गया, तो ये जो है वो इसमें रहती हैं। और आपको पता हो तो हमारा जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है वो इसी के तहत देखने को मिलती है, जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रैम चिप वाज इन्वेंटेड बाई। तो रैम जो है वो किसके द्वारा जो है वो इन्वेंट की गई थी, इंटेल, मोटोरोला, आईबीएम, या बात की जाए ओरेकल। तो इसका आंसर हो जाएगा आईबीएम। आईबीएम के द्वारा जो है वो यह इन्वेंट की गई थी रैम चिप को। और ये आपको पता हो तो वोलेटाइल मेमोरी है ये रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो इसको कहा जाता है। और अगर आपसे आईबीएम की फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कहीं कहीं, तो इंटर नेशनल बिजनेस, ठीक है, मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म रहता है। रैम चिप की बात की जाए तो आईबीएम के द्वारा जो है वो डिस्कवर की गई थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहते हैं, और ये वोलेटाइल मेमोरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेब को एक्सेस करने हेतु डैश प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, ब्राउजर, यूटिलिटी, बूट, या फिर फायरवॉल। तो
तो सभी को पता है हम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी या ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। पिक्चर हेतु बेस्ट फॉर्मेट क्या है? डॉट जेपीजी, एवीआई, पीपीटी या डॉक? देखिए पीपीटी तो ये पावर पॉइंट से संबंधित हो गई, सभी को पता होगा पावर पॉइंट। ये डॉक्यूमेंट से संबंधित हो गई जो कि एम एस वर्ड भी के तहत देखने को मिलता है। एवीआई, एवीआई बात की जाए तो ऑडियो वीडियो, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरफेस, ऑडियो वीडियो इंटरफेस, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना है, आपसे पूछा जा सकता है। पिक्चर के लिए या इमेज के लिए हमें देखने को मिलता है वो जेपीजी मिलता है, या फिर आपको डॉट जेपीईजी भी मिल जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेना है। इसका फुल फॉर्म रहता है क्या? जॉइंट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। और जेपीजी की बात की जाए तो बस एक्सपर्ट आपको हटा देना, बाकी तो ये सेम ही रहता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में ई बराबर होता है। तो ई किसके बराबर होता है? देखिए हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 15 तक रहती हैं संख्याएं, और ये संख्याएं जो है वो 0 से 9 तक तो जो है वो सीधा डिनोट होती हैं। यहाँ पर आप देखोगे, देखिए ये हेक्साडेसिमल है, ये डेसिमल है। तो हमें 10 तक 9 तक जो है वो सेम नंबर रहेगी, लेकिन ABCDEFG 15 तक रहेगी। इसके जो 10 का हेक्साडेसिमल अगर कहा जाए तो ये रहेगा 11 का बी, 12 का सी, 13 का सी डी, 14 का ई और 15 का ई। हमसे पूछा किसका गया था? ई का। तो ई की वैल्यू यहाँ पर आप देखोगे 14 है, यानी आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश के द्वारा स्टार्ट बटन को लॉन्च किया जाता है, एस्केप, शिफ्ट, विंडोज या शॉर्टकट। तो विंडो के तहत हमें विंडो की जो रहती है उसी के तहत हमें ये स्टार्ट बटन देखने को मिलता है, शट डाउन बटन देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब इंटरनेट डेटा आपको कैंपस छोड़ता है तो यह सामान्यतः अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले डैश पर जाता है। When internet data leaves your campus, it normally goes to and before moving toward its destination। तो इंटरनेट बैकबोन में या नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पे या बेस स्टेशन या कम्युनिकेशन स्टेशन, तो ये NAP के तहत जो है देखने को मिलता है। नेटवर्क एक्सेस पॉइंट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। Amazon.com निम्न मॉडल का प्रकार है। आपको पता हो तो ई कॉमर्स आपके सिलेबस में है, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने हैं। तो जो Amazon.com, यानी आपको पता है जो अमेजोन जो है ये किस मॉडल पर आधारित है? बिजनेस टू बिजनेस पर, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, कस्टमर टू बिजनेस टू कस्टमर जो है इसका आंसर देखने को मिलता है। तो बिजनेस से मतलब जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ईवे हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सभी के सभी जो है वो इसी मॉडल पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, ये फाइल इज ए सिक्वेंस ऑफ, एक फाइल किसका सीक्वेंस है या अनुक्रम है? ब्लॉक का, ट्रैक का, रिकॉर्ड का या निम्न में से कोई नहीं? तो आसान है, जो हमारी फाइल्स रहती है वो क्या रहती है? एक तरीके से रिकॉर्ड्स रहती है। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सेल का वाइल्ड कार्ड कौन से वर्णों की किसी भी संख्या इंक्लूडिंग नन मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया कि सेल जो रहता है ये हमें MS DOS के अंतर्गत देखने को मिलता है, या लिनक्स की बात की जाए लिनक्स में यहाँ पर, क्योंकि ये लिनक्स के तहत ही हमें सेल देखने को मिलता है जो कि कमांड लाइन इंटरफेस रहता है। ठीक है, तो उसी के बारे में पूछा गया है कि व्हाट सेल्स वाइल्ड कार्ड इज यूज टू मैच एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग नन। तो वो इसमें से कौन सा साइन रहता है? स्टार रहेगा, या बात की जाए प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, या ये वाला, या इनमें से कोई नहीं? देखिए ये आप देख रहे हो वाइल्ड कार्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि ये लो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार दिया हुआ है वो मैच एनी नंबर ऑफ एनी कैरेक्टर इंक्लूडिंग नन। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था जो कि स्टार के देखने को मिलता है। तो आंसर तो हमारा हो जाएगा इसका ए ऑप्शन यानी स्टार। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये क्या करता है? मैच एनी सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, यह
सिंगल कैरेक्टर रहता है उसको मैच करता है, कोई भी हो। ये वाला आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ था और इसमें आई जे के ये दी हुई थी, मतलब कोई भी दिया हो सकता है। ये क्या करता है, मैच वन कैरेक्टर गिवन इन द ब्रैकेट, तो इसमें से कोई एक कैरेक्टर को जो है वो मैच करने के लिए यूज किया जाता है। और ए टू जेड की बात की जाए तो मैच वन कैरेक्टर फ्रॉम द लोकल डिपेंडेंट रेंज गिवन द ब्रैकेट, तो कोई भी रेंज दी होगी तो उसमें से मैच करेगा ये। तो आपको ये चारों जो है वो याद रख लेना है कौन किसके लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अल्ट विस्टा हो गया, गूगल हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, ओपेरा। इसका आंसर हो जाएगा ओपेरा। ओपेरा जो है वो एक तरीके से ब्राउजर होता है, ब्राउजर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यूआरएल क्या है। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या यूएफओ का प्रकार या वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेज या पेज के पते या एक खोज इंजन। तो सभी को पता है यूआरएल जो रहता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर रहता है, जो कि एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन इंटरनेट, या बात की जाए www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर एक टेबल बनाए जाने के बाद इसकी संरचना का संशोधन यानी मॉडिफिकेशन करना है हमें, तो इनमें से हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे। तो मॉडिफाई करना है तो हमें किस कमांड का यूज करेंगे, अपडेट टेबल, मॉडिफाई टेबल या अल्टर टेबल या चेंज टेबल। तो हमें मॉडिफाई करना है, देखिए टेबल हमारी पहले से ही बनी हुई है और उसको हमें मॉडिफाई करना है, यानी हमें इसका जो है वो अल्टर करना है। तो अल्टर टेबल और टेबल का नाम, जैसे कि इसका टेबल मान लो चलो मैंने A2 रख दिया तो टेबल का नाम हो जाएगा, तो अल्टर टेबल जो है ये कमांड यूज हो जाएगी। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। मॉडिफाई टेबल नहीं होगी, ये मैंने एसक्यूएल में सारे के सारे पढ़ाया हुआ है, तो आप जाके देख लीजिएगा वहाँ पर इसको अपडेट, मॉडिफाई, अल्टर, चेंज इन सब के जो है वो और भी बहुत सारी कमांड्स हैं वहाँ पर, सब आपको मिल जाएंगी। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट बनाए रखिए, और जो भी चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको वीडियो प्रॉपर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।